प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का आर्टिकल नंबर 5.8 स्टडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम फ्लूइड से रिलेटेड क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि डेंसिटी है, प्रेशर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, फ्लोटेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों ये सारे का सारा जो अभी तक हमने पढ़ा है फ्लूइड से रिलेटेड, इसमें सब कुछ फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड था। यानी फ्लूइड एक जगह पर रुका हुआ था। अगर आप एक कश्ती में बैठे हुए हैं, कश्ती तो मूव कर रही है, वो फ्लोट कर रही है, लेकिन फ्लूइड किधर था? फ्लूइड रेस्ट पर था। और वहां पे फिर जो सारे कंसेप्ट होते थे वो फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड होते थे। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए, फ्लूइड को स्टडी करते वक्त टू डिफरेंट कंसेप्ट है जिनको हम स्टडी करते हैं। पहला फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। वाटर एक जगह पे रोका हुआ था, आपने सिलेंडर उसमें डाला, फिर बोट्स, शिप्स, सबमरीन, ये सब कुछ किससे रिलेटेड था? फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड था। ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा था लेकिन फ्लूइड किधर था? फ्लूइड रेस्ट पर था। यानी इस तरह से फ्लूइड रेस्ट पर था, फ्लूइड रुका हुआ था। लेकिन अब हमने पढ़ना है कि अगर फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर दे इस तरह से, देखो अभी बाहर आ रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस मूविंग फ्लूइड को स्टडी करने के लिए, इसके मोशन को स्टडी करने के लिए कौन सी इक्वेशंस यूज होती हैं, कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने पड़ेंगे और उनको हम आर्टिकल नंबर 5.8 में स्टडी करेंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड्स भी आ जाते हैं। जब गैसेस भी फ्लूइड्स है तो इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द जो एयर है इट इज आल्सो फ्लूइड। और अभी ये जो एयर प्रेजेंट है इट इज रिलेटेड टू फ्लूइड स्टैटिक्स, क्योंकि यहां पर ये एयर मूव नहीं कर रही, एयर रेस्ट पर है। लेकिन अगर एयर मूव कर रही हो तो उसे हम फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। अगर मैं यहां से इसको ऑन करता हूं तो देखें अभी ये एयर मूव कर रही है। अब ये एयर किस तरह से मूव कर रही है? देखिए ये एक पेपर है, इसको मैं इस तरह से हैंड पे रखता हूं, यहां पर अभी ऑब्जर्व कीजिएगा। अब ये मेरे हैंड के साथ किस तरह से स्टिक हो गया। देखो मैं दूर करता हूं फिर भी स्टिक है, थोड़ा करीब लेके जाता हूं फिर भी स्टिक है। तो यही जो वंडरफुल फैक्ट्स हैं इनको हम फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं कि यहां पर प्रेशर डिफरेंस का क्या मीनिंग है, एरोप्लेन्स किस तरह से फ्लाई करते हैं, इन सब फिनोमेना को हम फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। और फिर यहां पे बर्नौली इक्वेशन किस तरह से अप्लाई होती है, किस तरह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, देन किस तरह से एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। तो ये जो सारे फैंटास्टिक फैक्ट्स हैं इनको हम फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। तो आज का ये जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5.8 स्टडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड, इसमें हम उन्हीं फंडामेंटल टर्म्स पर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखना है कि जब फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो उनका फ्लोइंग नेचर किस तरह का होता है। यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं और इसमें से फ्लूइड को जरा बाहर निकालते हैं। और जब ये बाहर निकल रहा होगा उस वक्त आपने इसके फ्लो को ऑब्जर्व करना है। देखें अभी यहां पर इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये ऊपर से बड़ा ही स्मूथ है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आता है तो यहां पे ये ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फैल रहा है। अब ये जो ऊपर वाला स्मूथ फ्लो है इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, और नीचे आकर ये जो फैल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां से टू मेजर कंसेप्ट निकलते हैं। देखो जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके मेजर टू बिहेवियर्स होते हैं, या तो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा। जैसे यहां पर आप ऊपर से ऑब्जर्व करें तो स्मूथ है, नीचे से ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये टर्बुलेंट है, यानी यहां पे फ्लो आकर इररेगुलर हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले फ्लूइड फ्लो के इन्हीं टू मेजर कंसेप्ट्स पर बात करनी है
कि स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो क्या होता है और इसके साथ साथ टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। देखिए, अगर आप कभी वाटर टैप को ओपन करें, जो टूंटी है उसको ओपन करें, उसको खोलें, तो वहां पर जब पानी निकलता है, थोड़ा कम खोलें तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही प्यारे तरीके से आराम आराम से स्मूथ निकलता है। तो वहां पर उसका जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो। लेकिन अगर वहीं पर इसको बहुत ज्यादा खोल दें, जो वाटर है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी हाई वेलोसिटी के साथ इस तरह से फैलना शुरू कर देगा, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो। देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम फिजिक्स में कुछ इस तरह से कहते हैं कि पानी जो है वो लाइंस बना बना के बहता है, कुछ इस पैटर्न पर, इस तरह से लाइंस बना बना कर बहता है। क्या करता है? लाइंस बना बना के बहता है। इस तरह से बहेगा या फिर कुछ इस पैटर्न पर बहेगा। देखो, इस तरह से भी बह सकता है, या फिर अगर नीचे आ रहा है तो कुछ इस पैटर्न पर आएगा, यानी लाइंस बना बना कर आएगा। जैसे अगर बिल्कुल नई टूंटी हो, वाटर वाली नई टैब हो, उसको अगर आप ओपन करें तो वहां से जो पानी है वो बिल्कुल लाइनें बना के नीचे आता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपको मालूम होगा कि वो लाइंस बना बना कर नीचे आता है। तो इसमें से ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। और लाइनें बना बना कर जब पानी फ्लो करता है तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। इस लाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन। और ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। मान लीजिए फ्लूइड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स तो होते हैं। अब फ्लूइड किस तरह से मूव कर रहा है? अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है तो वहां पर देखें, पहला एक पार्टिकल यहां पर है, मान लीजिए ये पार्टिकल फिर मूव करते करते यहां पे पहुंचा है। पार्टिकल्स की एक लाइन होगी, देखो लाइन होगी, स्ट्रीम लाइन है, बिल्कुल लाइनें बना बना के बह रहा है। यहां पर अब बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं एक लाइन में, ऑब्वियसली बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहां पर। अब एक किसी भी पार्टिकल को ले ले, मान लीजिए मैं ये वाला पार्टिकल लेता हूं। ये पार्टिकल कैसे आया है? यहां से अगर वाटर निकला है तो ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, यानी एक लाइन में। अब यहां पर ये वाला जो पार्टिकल है, ऑब्वियसली पहले ये इस पॉइंट से भी गुजरा होगा, फिर इस पॉइंट से गुजरा होगा, फिर इस पॉइंट से गुजरा होगा, फिर इस पॉइंट तक पहुंचा है। यानी हर अगला पार्टिकल पिछले पार्टिकल के पाथ से गुजर कर आया होता है, या फिर हर पिछला पार्टिकल वो वाला पाथ फॉलो करता है जो कि उससे अगले पार्टिकल ने किया है। मान लो पहला पार्टिकल है यहां पर, यह पार्टिकल अब यहां पर पहुंच गया है, तो इससे पिछला जो पार्टिकल है वो भी इस जगह पर आएगा। यानी हर जो पिछला पार्टिकल है वो अगले वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा, तभी तो एक लाइन बनेगी। देखो, एक लाइन है, एक लाइन है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर, यहां पर, यहां पर, एक लाइन पार्टिकल्स की लाइन है। ये पार्टिकल इसी लाइन से आगे मूव कर रहा है, जो इससे पिछला पार्टिकल होगा वो भी इसी लाइन पे मूव करेगा, यानी वही वाला पाथ फॉलो करेगा जो उससे अगले वाले पॉइंट ने किया है। तो बच्चों, यहां पर अगर फ्लूइड फ्लो ऐसा हो कि पिछले वाला पार्टिकल अपने से अगले वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाए, तो ऐसे फ्लो को हम फिजिक्स में कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो। तो चलिए इसी डेफिनेशन को लिखते हैं। यहां पर अब स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन लिख दी है और ये डायग्राम अपनी इस डेफिनेशन के साथ बना देनी है। A flow is said to be streamlined or laminar if every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particles which passed that point earlier. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे, तो उस वक्त क्या होता था कि असेंबली के बाद आपने क्लासेस में जाना होता था। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता था कि हमने असेंबली के बाद जब क्लासेस में जाना होता था तो टीचर्स हमें लीड करते थे। ये 4th ए वाले स्टूडेंट है, ये 4th बी वाले, 5th ए वाले, 5th बी वाले, आपने अपनी अपनी रो में रहना है। और फिर किस तरह से जाते थे? 4th ए वाले मूव करके जा रहे हैं। अब हमारे स्कूल में क्या होता था कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के शोल्डर्स पर इस तरह से हाथ रख लेते थे और बिल्कुल एक लाइन में मूव करते करते जाते थे। अगर कोई बच्चा लाइन तोड़ता था तो उसको टीचर्स जो है वो डांटते थे कि आपने लाइन क्यों डिस्टर्ब की है। तो सब बच्चे एक लाइन में मूव करते थे। 4th ए वाले अपनी लाइन में जा रहे हैं, 4th बी वाले अपनी लाइन में जा रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइन में चलते हुए अपने अपने कमरे में पहुंच जाते थे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी इसी तरह से होता है, फ्लूइड फ्लो करता है। मान लीजिए एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, वो बच्चों वाली लाइन, 4th ए लाइन, 4th बी वाली लाइन, 5th ए वाली, 5th डी वाली, 5th सी वाली, बहुत सी सेक्शंस हुआ करती थी। सब बच्चे अपने अपने रूम्स में जा रहे हैं। कभी ऐसा होता था कि 4th ए वाले बच्चा 4th बी में चला जाए? नहीं जाता था, क्योंकि उसे पता था कि टीचर डांटेगा। यहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी ऐसे ही होता है
कि एक पार्टिकल की जो लाइन है वो अपनी उसी लाइन में रहता है, अपनी इस लाइन को छोड़ के इस लाइन में नहीं आता। देखो कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। स्कूल में अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होता है, यूजुअली जब बच्चे छोटे होते हैं नर्सरी में, तो एक बच्चा दूसरी क्लास में चला जाता है, उसे मालूम ही नहीं होता। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी इसी तरह से होता है। अगर पार्टिकल एक लाइन से दूसरी लाइन में चला जाए तो वहां पर फिर फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता ही नहीं है, वहां पर टर्बुलेंट हो जाता है। यहां पर फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन उस वक्त ही रहता है जिस तरह, बिल्कुल ये मान लीजिए असेंबली वाली लाइंस हैं, यहां से गुजर के जा रहे हैं और बच्चे अपने अपने रूम्स में जाएंगे। मान लो एक बच्चा अगर यहां से गुजरा है तो उससे पिछले वाला जो बच्चा है वो भी इसी लाइन से गुजरेगा। एक स्टूडेंट अगर इस पॉइंट से गुजरा है, उससे अगले वाला इस पॉइंट से, उससे अगले वाला इस पॉइंट से, तो जिनसे पीछे है वो इस पॉइंट से गुजरेगा, इससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा। ऑब्वियसली इस तरह से आप एक लाइन में जाते थे क्लासरूम में। सिमिलरली यहां पर भी फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी लाइन को मेंटेन रखते हैं। अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो इससे पिछला जो पार्टिकल है वो भी कुछ टाइम के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगा। तो ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें पिछले वाला पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करे, उस फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अ फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनर। फ्लो को स्ट्रीमलाइन या लेमिनर कहेंगे इफ एवरी पार्टिकल passes a particular point। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, पीछे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इतने ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में, वो सारे के सारे जा रहे हैं। अब हर बच्चे ने ए पॉइंट से गुजरना है, हर बच्चे ने बी पॉइंट से भी गुजरना है, क्लास तक पहुंचने के लिए सी पॉइंट से भी गुजरना है, डी से भी गुजरना है। यानी कि इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पार्टिकुलर पॉइंट, हर पार्टिकल एक पार्टिकुलर पॉइंट से जरूर गुजरेगा, मूव्स एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ, और उसी पाथ पर मूव करेगा एज फॉलोड बाय पार्टिकल व्हिच पास दैट पॉइंट अर्लियर। यानी उस पॉइंट से पहले जो पार्टिकल पास हुआ है। मान लो यहां पर ये एक लाइन है स्टूडेंट्स की। अब ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम ए है, ये स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट सी है, ये स्टूडेंट डी है। अब बी इस पॉइंट से गुजरा है, थोड़े वक्त के बाद ए ने भी इसी पॉइंट से गुजरना है, और इससे पीछे जो स्टूडेंट है वो भी कुछ टाइम के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगा। तो यहां पर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रीम लाइन है। इसी तरह फ्लूइड फ्लो में पार्टिकल्स जब इसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। उसको स्ट्रीम लाइन क्यों कहते हैं? इफ एवरी पार्टिकल पासेस अ पार्टिकुलर पॉइंट, हर पार्टिकल पार्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, मूव्स एग्जैक्टली अलोंग सेम पाथ, और उसी पाथ पर मूव करेगा। ए उसी पाथ पर मूव करेगा जो बी का पाथ था, बी उसी पाथ पर मूव करेगा जिस पाथ पे सी ने मूव किया, उसी पाथ पर मूव करेगा जिस पाथ पे डी ने मूव किया है। देखो ऐसे ही एक पाथ में मूव करेंगे तभी तो लाइन बनेगी। इसी वजह से हमने लिखा है मूव्स एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ एज फॉलोड बाय पार्टिकल व्हिच पास थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर। यानी ये उसी पाथ को फॉलो करेगा ए वाला पार्टिकल जिसको बी ने फॉलो किया था। यानी यहां पर हम बी पार्टिकल क्या करें, अर्लियर, ये पहले गुजर चुका है, इससे पिछला जो है ये भी उसी पाथ को फॉलो करेगा जो कि उससे अर्लियर पॉइंट ने पाथ फॉलो किया है। तो यहां पर फिर आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन तो समझ आ चुकी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये दो स्ट्रीमलाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। देखो अगर क्रॉस कर जाएंगी तो क्या होगा कि यहां पर मान लो इसकी डायरेक्शन इधर है, किसी भी जगह पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रा करते हैं इस तरह कर्व के केस में, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर, और अगर यही पार्टिकल हम इस लाइन पे देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो एक पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक से ज्यादा डायरेक्शन, और जब एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाए तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लिहाजा स्ट्रीम लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि वहां पर किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, सिंगल डायरेक्शन हो सकती है, यानी दो पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे स्टडी फ्लो होगा, रेगुलर फ्लो होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम यहां पर लिख देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहीं से इसी डायग्राम को देखकर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज स्मूथ एंड रेगुलर। देखिए बहुत ही स्मूथ सा पाथ होता है और बिल्कुल रेगुलर पाथ होता है। जैसे पहले मैं आपको समझा चुका हूं, मान लीजिए अगर इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही स्मूथ और रेगुलर पाथ है। इस तरह से मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं, यानी यहां पर किसी भी पैटर्न पर मूव कर सकते हैं, लेकिन लाइन मेंटेन रहेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि दो लाइंस आपस में जुड़ जाएं। देखिए यहां पर ये पाइप यहां से थोड़ा वाइड है, यहां से नैरो है, एक्चुअली ये लंबा पाइप है, इधर पीछे भी बहुत लंबा है, इधर से भी बहुत लंबा है, लेकिन यहां पर इसको नैरो इसलिए किया गया ताकि आपको समझाया जा सके
कि अगर पाइप नैरो भी हो जाए तब भी स्ट्रीम लाइंस मेंटेन रहती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यहां पर देखें टेढ़ा मेढ़ा पाथ है लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रीम लाइंस मेंटेन्ड है, तो ऐसे पाथ को हम कहते हैं रेगुलर पाथ। तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं रेगुलर फ्लो, या फिर इस तरह का फ्लो जो बिल्कुल लाइंस की फॉर्म में फ्लूइड बह रहा है। इस वजह से मैं लिखा है द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज स्मूथ एंड रेगुलर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ईच पार्टिकल फॉलोज अ फिक्स्ड स्मूथ पाथ कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन। देखो यहां पर अगर एक पार्टिकल है तो ये इसी लाइन पे मूव करता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरी लाइन पे चला जाए। इसका मतलब है कि इसका पाथ फिर फिक्स्ड है, इसी पाथ पे इसने मूव करना है और साथ के साथ ये पाथ स्मूथ भी है। इसी वजह से हमने लिखा है कि ईच पार्टिकल फॉलोज अ फिक्स्ड स्मूथ पाथ। अब ये वाली जो एक लाइन है इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। यहां पर भी ये जो एक लाइन है ये भी स्ट्रीम लाइन है, ये भी जो लाइन है दिस इज आल्सो स्ट्रीम लाइन। इसी वजह से हमने लिखा है कि जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है यहाँ पे वो क्या है, स्ट्रीम लाइन। और जब फ्लूइड इस तरह से स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में फ्लो करता है तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं और इसी को लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। द स्ट्रीम लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व। देखो स्ट्रीम लाइन इस तरह से स्ट्रेट भी हो सकती है, इस तरह से कर्व भी हो सकती है, या फिर इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। एंड इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट। देखो यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो कैसे करूंगा, यहां पर इस तरह से टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, यहां पर भी टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, यहां पर भी टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, यहां पर भी। यानी किसी भी लाइन पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वहां से आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो मिल सकती है। अगर इस केस में देखें तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर है, इस तरफ है, देन इस तरफ, देन इस तरफ। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वहां से आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इसी वजह से हमने लिखा है इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि फ्लूइड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये सबसे मेन और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है स्ट्रीमलाइन फ्लो की, कि जो डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस हैं ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, चाहे पाथ वाइड हो चाहे नैरो हो। यहां पर ये पाइप यहां से वाइड था, यहां से नैरो था, लेकिन स्ट्रीमलाइंस नैरो तो हो गई हैं लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं हुई, इन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया। तो इट्स मीन कि स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो कभी कभी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो वहां पर आपने ये वाले चारों पॉइंट्स और ये वाली डायग्राम बना देनी है, तो आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है। अब ये एग्जांपल एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकती है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाई टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, या हाउ टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो उस केस में आपने ये वाली एग्जांपल उठाकर लिख देनी है। यहां पर इस एग्जांपल में एक्चुअली है क्या, देखिए ये एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये जो फ्लो है दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, बिल्कुल लाइनें बना बना के फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाइंस बनाकर फ्लो कर रहा है। यहां पर हमने लिखा है कंसिडर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, की फ्लूइड कंसिडर करें। ये जो ब्लू आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली फ्लूइड है, कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पाइप में से। यहां पर हमने एक स्ट्रीमलाइन कंसिडर की है। अब इस एक स्ट्रीमलाइन को कंसिडर करते हुए हमने एक्चुअली फ्लूइड की वेलोसिटीज को डिफाइन किया कि यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज v1, यहां पे जो है दैट इज v2, और पॉइंट r पे जो वेलोसिटी है दैट इज v3। सपोज इट हैज वेलोसिटी v1 एट पॉइंट p, यानी v1 वेलोसिटी है पॉइंट p पर, v2 एट पॉइंट q पर v2 है, एंड सो ऑन, यानी r पे v3, देन अगर s लेंगे तो v4, इस तरह से आगे चलता रहेगा। इफ दीज वेलोसिटीज रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, देखो अगर ये वाली वेलोसिटीज v1, v2, v3 ये अगर कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ साथ, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे साथ ये चेंज नहीं होती। देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम आगे चल रहा है, अगर टाइम के साथ साथ ये चेंज नहीं होती तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। यहां पर हमने यही कंसीडर किया कि लेट्स से v1, v2, v3 जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ऐसे ऐसे ये चेंज नहीं हो रही, बल्कि ये कांस्टेंट रह रही है। अगर टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेंगी तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये स्टेडी और लैमिनर फ्लो है। The line PQR shows the path followed by fluid particles, यानी फ्लूइड पार्टिकल्स इस तरह का पाथ फॉलो कर रहे हैं और उसको हमने PQR से डिनोट किया है। अब ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन, जैसे पहले मैं आपको समझा चुका हूं। इन स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पॉइंट P will also pass through Q and R. This is very important point, और यही एक्चुअली स्ट्रीम लाइन फ्लो की डेफिनेशन थी कि जो पार्टिकल पॉइंट P से पास करेगा वो पॉइंट Q से भी पास करेगा, पॉइंट R से भी पास करेगा, यानी हर पार्टिकल अपने से अगले वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करेगा। यानी ये P पार्टिकल उस पार्टिकल का पाथ फॉलो करेगा
जो कि इससे पहले इस पॉइंट से गुजर चुका है। देखो बहुत सारे पार्टिकल्स आए, पार्टिकल आ रहे हैं, पॉइंट पी से ये वाला पार्टिकल गुजरा, इससे पीछे जो पार्टिकल है वो भी पी से गुजरेगा, उससे पिछला जो पार्टिकल है वो भी पी से गुजरेगा। अगर पी की बात करें तो ये क्यू से गुजरेगा, ये आर से भी गुजरेगा। इस वजह से हमने लिखा है इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पी विल आल्सो पास थ्रू क्यू एंड आर। जो पार्टिकल पी से पास करेगा वो क्यू और आर से भी पास करेगा। जब ये फ्लूइड इस तरह लाइंस की फॉर्म में फ्लो करेगा तो फिर क्या ये लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि जो पार्टिकल पी से गुजरेगा वो क्यू और आर से भी गुजरेगा। जब ऐसा है तो इट्स मीन कि जो स्ट्रीम लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो फिर यहां से क्या प्रूव हुआ? टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, बल्कि ये अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो ऐसे फ्लो करती रहेंगी, या ऐसे 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 फ्लो कर रही है तो ऐसे ही करती रहेंगी। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे ऐसे फ्लो वाले में ये एक दूसरे से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस एग्जांपल का मेन पर्पस ही ये था कि आपको ये समझाया जा सके कि स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर स्ट्रीम लाइंस क्रॉस कर जाए तो ऐसा फ्लो फिर टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। तो अब हम टर्बुलेंट फ्लो को ही पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो किस तरह का होता है? देखिए अगर आप पानी वाली टूटी को यानी वाटर टैप को फुल ओपन कर दें तो वहां पर वाटर को जिस तरह से मूव करता है, यहां पर देखें अब ये लाइंस बनाकर नहीं बह रहा बल्कि ऐसे ही इरेगुलर पैटर्न पर बह रहा है। तो इस तरह का जो इरेगुलर और अनस्टडी फ्लो होता है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां पर फिर डेफिनेशन में यही लिख देते हैं, व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इरेगुलर, व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इरेगुलर और अनस्टडी, यानी इरेगुलर या फिर अनस्टडी हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि फ्लो किस तरह का फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो। इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां पर ये तो है टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन कि कोई भी फ्लो अगर अनस्टेडी और इरेगुलर होगा तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। अब आते हैं टर्बुलेंट फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टर्बुलेंट फ्लो की नेचर किस तरह की है। यहां पर हेडिंग लगा दी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले यहां पर आप जरा इसको फिजिकली ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं इस बॉटल से इस वाटर को इस तरह से इस प्लेट में पोर करूंगा तो आप ऑब्जर्व करें इस तरह से, देखिए अब इसका जो फ्लो है बॉटल के करीब करीब वो बहुत ही स्मूथ है, लेकिन जैसे ही वाटर नीचे आता है तो ये फ्लो इरेगुलर हो जाता है, यानी ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉटल के करीब करीब वाटर का जो फ्लो है दैट इज दी स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो, लेकिन जैसे ही वो नीचे मूव करता है तो वो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। अब जैसे ही नीचे मूव करता है तो ये टर्बुलेंट क्यों हो जाता है? देखिए जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो फिर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। इसी वजह से हमने यहां पर लिख दिया है टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो बिकम्स हाई, यानी जब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो हाई हो जाती है, यानी फ्लूइड तेजी से मूव करने लगता है, तो उस केस में जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। जनरली भी आप ऑब्जर्व करें तो अगर आप वाटर टैप को पूरा खोल दें तो वहां से वाटर बहुत तेजी से नीचे मूव करेगा। जब बहुत तेजी से करता है तो वो बिल्कुल इरेगुलरली मूव करता है, बाहर इस तरह से फैलता हुआ, तो उस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहां पर देखें मैं एक पाइप ड्रा करता हूं, ये जस्ट रफ वर्क है। मान लीजिए एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पहले इस तरह से स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो यहां पर जाके क्या होता है कि स्ट्रीम लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं। यहां पर अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली एट डिफरेंट पॉइंट, यानी बार बार चेंज होती है। देखिए इरेगुलर फ्लो है, एक स्ट्रीमलाइन ऐसे आ रही है, दूसरी स्ट्रीमलाइन अंदर से ऐसे जा रही होगी, तीसरी स्ट्रीमलाइन ऐसे, चौथी ऐसे, यानी बिल्कुल एक इरेगुलर सा फ्लो होता है। तो इसमें फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, इसलिए हमने इसको एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर लिख दिया है। द एग्जैक्ट पाथ ऑफ फ्लूइड कैन नॉट बी डिफाइंड। देखिए यहां पर जाके जब स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो यहां पर जो पार्टिकल है चाहे वो इस लाइन का था, इसका था या इसका था, वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। यानी यहां पर टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड फ्लो का जो पाथ है वो डिफाइंड नहीं होता, बल्कि वो किसी भी पाथ में मूव कर सकता है। इसलिए हमने लिखा है द एग्जैक्ट पाथ ऑफ फ्लूइड कैन नॉट बी डिफाइंड व्हेन टू स्ट्रीमलाइंस क्रॉस ईच अदर। जिस तरह यहां पर आपने देखा कि ये स्ट्रीमलाइंस क्रॉस कर गई, दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, एक स्ट्रीमलाइन ऐसे, दूसरी स्ट्रीमलाइन ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गई, इस पॉइंट पर क्रॉस कर गई हैं।
तो यहां पर जो पार्टिकल होगा वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यानी वहां पर फिर फ्लूइड फ्लो की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगी। इसी वजह से हमने लिखा है व्हेन टू स्ट्रीमलाइंस क्रॉस ईच अदर, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ब्रेकिंग द कंडीशन ऑफ स्टेडी फ्लो। तो यहां पर फिर जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो नहीं रहता बल्कि अनस्टेडी हो जाता है, जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसके बरक्स अगर आप लैमिनर फ्लो में देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो उसमें जो स्ट्रीमलाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस कि वहां पर स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो एडीज एंड व्हिर्लपूल्स आर फॉर्म कंटिन्यूअसली। अब आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें जो कि आपकी बुक में दी गई है। यहां पर एक्चुअली ये एक ऑब्स्टेकल है। मान लीजिए फ्लूइड इस तरह से मूव कर रहा है, वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, आगे एक ऑब्स्टेकल है। जैसे ही ऑब्स्टेकल आएगा तो यहां पर ये जो फ्लो है ये कट जाएगा। अब अगर बैरियर के साइड से कुछ पाथ है तो वो साइड से मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए इसको यहां से बहुत कम पाथ मिलता है फ्लूइड को गुजरने के लिए, तो फिर इतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड दूसरी साइड पर तो फ्लो नहीं कर सकता, यहां से इतना थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि इधर तो प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन उधर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से यहां पर इस तरह से ये सर्कल में मूव कर जाता है। यानी इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें रियल लाइफ में, तो अगर यहां से वाटर मूव करके आ रहा हो तो इधर जाके वो क्या करता है, इधर से टिपने लगता है इस तरह से। अगर मैं इसी बैरियर को इस तरह से रखूं, फ्लूइड इस तरह से अगर फ्लो कर रहा हो तो वो साइडों से इस तरह से नीचे टिपने लग पड़ेगा। यहां पर भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, यानी जब इधर से फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है, आगे बैरियर है, इस साइड पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उस साइड पे प्रेशर कम है। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर इस तरह से जो स्ट्रीम लाइंस है वो मुड़ जाएंगे। तो यहां पर ये जो आपको स्ट्रीम लाइंस मुड़ी हुई नजर आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एडीज एंड व्हिर्लपूल्स। व्हिर्लपूल का क्या मतलब है, जैसे भंवर आप उर्दू में कहते हैं, इसी तरह से यहां पर इनको हम कहते हैं व्हिर्लपूल, यानी यहां पर जाके ये व्हिर्ल हो जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रहते हैं। जैसे जैसे फ्लूइड मूव करेगा ये इस तरह बनते जाएंगे। द पाथ्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली। देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लूइड का पार्टिकल अगर यहां पर है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर वाला जो पार्टिकल है वो भी इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इट्स मीन जो पाथ है फ्लूइड पार्टिकल का वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो यहां पर ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। इनको आपने इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। पेपर में अब क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, या फिर इस तरह से भी आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो आपने क्या करना है, उधर से एक पॉइंट उठाना है, उसी के रिलेटेड यहां से एक पॉइंट उठाना है। जैसे कि स्ट्रीमलाइन वाला पॉइंट उधर भी था, इधर भी था, वहां पे जो फ्लो ऑफ फ्लूइड था वो स्मूथ था, लेकिन यहां पर क्या है कि अब्रप्टली वेलोसिटी चेंज होती है। सिमिलरली वहां पर जो फ्लूइड फ्लो का पाथ था वो डिफाइंड था, लेकिन यहां पर पाथ डिफाइंड नहीं होता। तो इस तरह से आपने 4 पॉइंट्स प्रॉपर ही लिखते हैं, दरमियान से लाइन लगानी है, इस साइड पर लैमिनर फ्लो की हेडिंग लगानी है, इस साइड पर टर्बुलेंट फ्लो की हेडिंग लगानी है, और दोनों साइड्स पे 4-4 पॉइंट्स लिख देनी है। तो वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है फ्लूइड डायनामिक्स को आगे प्रोसीड करने के लिए, वो है आइडियल फ्लूइड। देखिए आइडियल फ्लूइड ये एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड है जिसको जस्ट सपोज किया जाता है कि ऐसा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होता है। अब आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जो इन 3 प्रॉपर्टीज या फिर इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन विस्कस, नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल, और नेक्स्ट है स्टेडी मोशन। देखें फ्लूइड को नॉन विस्कस होना चाहिए। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि विस्कासिटी होती क्या है। फ्लूइड जितना ज्यादा थिक है वो इतना ज्यादा विस्कस होता है। जैसे अगर इस हनी की एग्जांपल लें, जो शहद है ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है। यहां पर इसकी जो लेयर्स हैं इनके दरमियान बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है। अगर मैं इसको स्पून पे इस तरह से रखता हूं तो ये देखिए यहां पर ये जो फ्लो है ये स्ट्रीम लाइन है, लेकिन अगर आप देखें तो ये इस स्पून के साथ स्टिक हो गया, जिससे ये पता चलता है कि इसके जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो विस्कासिटी की डेफिनेशन ये है कि जो फ्लूइड की लेयर्स हैं, एडजेसेंट लेयर्स हैं, उनके दरमियान कितनी फ्रिक्शन है। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी इतनी ज्यादा विस्कासिटी होगी। अगर मैं इसी स्पून पर वाटर को प्लेस करूं तो वो तो जल्दी से नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर यहां पर आप इस हनी को ऑब्जर्व करें, इस शहद को ऑब्जर्व करें, तो ये स्पून के साथ स्टिक हो चुका है क्योंकि ये बहुत ज्यादा विस्कस है। इसकी जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो फिर विस्कासिटी का एक्चुअल क्या मीनिंग है
कि फ्लूइड कितना ज्यादा थिक है, उसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान कितनी ज्यादा फ्रिक्शन है। नो विस्कोसिटी का फिर क्या मतलब होगा, या फिर नॉन विस्कस का क्या मतलब होगा कि ऐसा फ्लूइड जिसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी वो नॉन विस्कस फ्लूइड होगा। तो आइडियल फ्लूइड की पहली कंडीशन ये है कि ये नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी इसकी जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है इनकम्प्रेसिबल, यानी जो फ्लूइड है वो कंप्रेस ना हो सके, इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है कि जितना प्रेशर अप्लाई कर दें वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये मैं रफ साइड पर लिख रहा हूं। अगर फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो पाएगा यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मास तो पहले से ही कांस्टेंट होगा, इट्स मीन डेंसिटी कांस्टेंट होगी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस वजह से यहां पर हमने लिखा है द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, यानी जो आइडियल फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्लूइड, यानी एवरीवेयर इन द फ्लूइड। नेक्स्ट कंडीशन है स्टेडी मोशन, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज विद टाइम, यानी फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, अनचेंज रहती है। तो कोई भी फ्लूइड जो इन थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, नॉन विस्कस भी हो यानी उसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन ना हो, और उसके साथ साथ वो कंप्रेसिबल भी ना हो, और उसके जो पार्टिकल्स का मोशन है वो स्टेडी मोशन हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड की ये तीनों कंडीशंस आपने याद करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। आइडियल फ्लूइड वाला क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स, या फिर ये आता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द आइडियल फ्लूइड। तो ये तीन कंडीशंस हैं, आपने प्रॉपर इस तरह हेडिंग्स की फॉर्म में लिखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेट ऑफ फ्लो। देखिए सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या कंसिडर करते थे कि कितनी तेजी से मूव कर रहा है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम ये कहते थे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, यही कहते थे कि इतनी वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये बाल है तो ये बाल इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इतने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंची है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन फ्लूइड के केस में ये बताने के लिए कि फ्लूइड कितनी तेजी से बह रहा है हम रेट ऑफ फ्लो को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ फ्लो क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप, यानी कोई भी एक पाइप है, ये जो पाइप है यहां से भी बहुत लंबा है, आगे से भी बहुत लंबा है, यहां पर इसका थोड़ा सा सेक्शन ड्रा किया है। अब इसमें से पानी बह रहा है, पूरी रफ्तार के साथ पानी बह रहा है, यहां पर हमने थोड़ा सा वाटर कंसीडर किया, या कोई भी फ्लूइड थोड़ा सा फ्लूइड कंसीडर किया है। अब एक्चुअली यहां पर हमने ये फ्लूइड का एक सिलेंडर कंसीडर किया है, जस्ट इमेजिनरी सिलेंडर, एक फ्लूइड है उसमें फ्लूइड का सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, इमेजिनरी सिलेंडर। अपने ज़हन में सोचे कि यहां से फ्लूइड बह रहा है, मैं फ्लूइड का इतना पोर्शन लूंगा, फ्लूइड का इतना सा सिलेंडर मानूंगा, क्योंकि उस सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो वहां से ये इजी हो जाता है कि कितने वॉल्यूम के फ्लूइड की आप बात कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम। देखो कितना वॉल्यूम कितने टाइम में पास कर रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके घर में जो मोटर लगी हुई है पानी वाली, उसकी कितनी स्पीड है, उसके पानी देने की कितनी स्पीड है, तो ये एक बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन बन जाएगा। पूछने की बात यह है कि वो कितना टाइम लेती है टैंक को फिल करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे 12 मीटर पर सेकंड लेती है, इतना लेती है। वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 लीटर पानी इतने टाइम में वो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वहां पर आपने रेट ऑफ फ्लो बताना है कि जो हमारे घर में मोटर है वो इतने लीटर पानी प्रोवाइड करती है 1 सेकंड में, 1 मिनट में, यानी लेट से वो मोटर 1 सेकंड में 1 लीटर पानी प्रोवाइड करती है, तो मैं कहूंगा 1 लीटर पर सेकंड। अगर मैं लीटर पर सेकंड की बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1 सेकंड में 1 लीटर पानी प्रोवाइड करती है वो मोटर। तो यहां से फिर क्या निकला कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में, अगर सेकंड को नीचे ले सेकंड पावर 1 हो जाएगा। ये लीटर क्या है, वॉल्यूम है, और सेकंड क्या है, टाइम है। कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, यहां पे इस फ्लूइड का जो इसमें से फ्लो कर रहा है इसका इतना वॉल्यूम टी टाइम में फ्लो कर रहा है ऐसे पाइप में से जिसका क्रॉस सेक्शन इतना है। तो यहां पर फिर बहुत ही आसानी से डेफिनेशन लेकर आती है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अगर आप करेंगे तो वहां से आपको रेट ऑफ फ्लो मिलेगा। लेट्स से अगर आप ये बताते हैं
कि हमारे घर की जो मोटर है वो 10 मीटर पर सेकंड से पानी प्रोवाइड करती है। भाई 10 मीटर पर सेकंड से अगर लेट से आप कह भी दें कि फ्लूइड प्रोवाइड कर रही है, वाटर प्रोवाइड कर रही है, तो हो सकता है कि वो इतने पतले से पाइप में से गुजर रहा हो सकता है वो इतने मोटे से पाइप में से गुजर रहा हो, तो यहां पे तो इश्यू बन जाएगा। यहां पर 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड, भाई इसका क्या मीनिंग है? अगर ऐसे पाइप में से 10 मीटर पर सेकंड गुजरेगा तो टैंक तो बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, अगर ऐसे में से गुजरेगा वो तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। इसका मतलब है कि दिस वेलोसिटी इज नॉट सूटेबल इन केस ऑफ फ्लूइड्स। जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं हम ये कह सकते हैं कि ये बॉल इतनी तेजी से मूव कर रही थी, इसकी इतनी वेलोसिटी थी, लेकिन जब बात फ्लूइड्स की आती है तो वहां पर फिर हमें रेट ऑफ फ्लो बताना पड़ता है कि इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इतने टाइम में। अगर इस तरह से आप बताते हैं कि हमारे घर में 200 लीटर वाला टैंक है, उसको फिल करने के लिए मोटर जो टाइम ले रही है दैट इज 10 मिनट्स, फिर तो कुछ बात समझ आती है कि 200 लीटर वाला टैंक है, इतनी बड़ी टैंकी है और 10 मिनट्स लग रहे हैं। हाँ, यहां पे बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है फ्लूइड के केस में हम इस तरह से नहीं लिखते बल्कि रेट ऑफ फ्लो को लिखते हैं, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो हुआ है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो। इसी वजह से हमने लिखा है इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो। यहां पर अब रेट ऑफ फ्लो का हमने एक रिलेशन डिराइव करना है, तो चलिए उसको डिराइव करते हैं। यहां पर हेडिंग लगा दी है फार्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो। अब हम निकालने जा रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला क्या है। ऐसा हमें फार्मूला मिल जाए, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमें रेट ऑफ फ्लो मिल जाए। कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। एक पाइप कंसिडर कीजिए जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। याद रखें जब एरिया डिफाइन हो जाए, इतने एरिया वाला पाइप है, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है, उस केस में फिर हम बता सकते हैं कि फ्लूइड इतनी तेजी से मूव कर रहा है, फ्लूइड इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस केस में फिर हमने लिख दिया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड इन टाइम t। अगर हम इस फ्लूइड को टाइम t देते हैं कि भाई ये जितना डिस्टेंस कवर करना है कर लो, तो उस टाइम t में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखें डिस्टेंस क्या है, s इक्वल टू वी टी, ये रफ वर्क है। यहां से अगर मैं s की जगह पर l लगा दूं इज इक्वल टू वी टी, तो ये वहीं से लिखा है l इज इक्वल टू वी टी। इसलिए यहां पर l की जगह हमने डायग्राम में v मल्टीप्लाई बाय t लिख दिया है और एक्चुअली वो यही l है। वेयर l इज द लेंथ थ्रू व्हिच द फ्लूइड पासेस इन टाइम t, यानी टाइम t में फ्लूइड जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितनी लेंथ से मूव करता है, दैट इज l। देखो इतना फ्लूइड है, मान लो पहले ये फ्लूइड का जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने अपने जेहन में रखा हुआ है वो यहां पर था। अब ये फ्लूइड सिलेंडर यहां से मूव करना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक पहुंचा है और ये सारे का सारा सिलेंडर आगे जा चुका है। तो यहां से यहां तक अगर इसने मूव किया है तो फिर उस लेंथ को हम L कह रहे हैं और ये L हमें कहां से मिलेगी, L इज इक्वल टू वी टी से। यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं वेयर L इज द लेंथ ऑफ पाइप, यहां पर ऐसे कर लें ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वेयर L इज द लेंथ ऑफ पाइप, यानी पाइप की लेंथ है, इस पाइप की इतनी लेंथ जो ये कवर करता है टाइम t में। वेयर L इज द लेंथ ऑफ पाइप थ्रू व्हिच द फ्लूइड पासेस इन टाइम t, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू पाइप इन टाइम t इज। अब यहां पर हमने वॉल्यूम लिखना है। देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L और ये एरिया है। अगर हम इस इमेजिनरी सिलेंडर जो कि हमने अपने जेहन में कंसीडर किया हुआ फ्लूइड का सिलेंडर, इसका अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहें, यानी इतने वॉल्यूम का फ्लूइड मूव कर रहा है टाइम t में, तो इसका वॉल्यूम हम किस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय L, इसी तरह से लिखेंगे। और वॉल्यूम इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, L की वाली वैल्यू पुट कर दीजिए तो AVT हो जाएगा। यहां से अब अगर मैं रेट ऑफ फ्लो लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा, हेंस रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ फ्लो को हम किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम ओवर टाइम, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में बह रहा है फ्लूइड का। अभी मैं आपको बता भी चुका हूं, तो यहां पर वही रिलेशन लिख देते हैं वॉल्यूम ओवर टाइम, यानी कितना वॉल्यूम बह रहा है कितने टाइम में, इतना वॉल्यूम बह रहा है फ्लूइड का कितने टाइम में, t टाइम में। तो लिहाजा हम यहां से रेट ऑफ फ्लो को लिख देंगे, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है AVT, टाइम कितना है t, यहां से ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा,
यहां से फिर रेट ऑफ फ्लो कितना मिल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू AV। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी स्टडी करेंगे, लेकिन वो क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करनी है। यहां पर आपको इतना समझ आना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो किसकी को लाया है, एरिया इनटू वेलोसिटी। दिस V इज वेलोसिटी, जो कि यहां पर हमने कहा है कि V वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में से। यहां पर वही पॉइंट आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड की वेलोसिटी आप अकेले में नहीं बता सकते, या तो आप ये कहेंगे वॉल्यूम ओवर टाइम है, या फिर ये कहेंगे इतने एरिया में से इतनी वेलोसिटी से पास हो रहा है, यानी इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप में से इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। या तो ये आप बता सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि इतना वॉल्यूम इतने टाइम में पास हो रहा है फ्लूइड का। तो ये दोनों तरीके हैं इसको डिफाइन करने के रेट ऑफ फ्लो को। रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ओवर टाइम भी है और रेट ऑफ फ्लो AV यानी एरिया इनटू वेलोसिटी भी है। अब नेक्स्ट आता है कि इसका यूनिट क्या है, रेट ऑफ फ्लो का यूनिट क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो का यूनिट हम यहीं से निकालेंगे, इसी फार्मूला में साइड पर लिख लेता हूं। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम, दिस V इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को जब भी आपने लिखना है या तो इस तरह से कंप्लीट लिखते हैं या फिर कैपिटल V से लिखना है, और वेलोसिटी जब भी लिखनी है इसको स्मॉल v से लिखना है। याद रखें ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहां से फिर रेट ऑफ फ्लो का यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम ओवर टाइम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। यहां से मीटर क्यूब इसी तरह से सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड पावर -1। अगर इसको कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये बनेगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इस वजह से हमने लिख दिया इन SI यूनिट्स रेट ऑफ फ्लो इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड से, सिंबल्स की फॉर्म में, लेकिन पढ़ते किस तरह से, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब ये जो वॉल्यूम है इसका यूनिट लीटर भी होता है, जैसे आप कहते हैं 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर वाली, तो वो जो लीटर है वो क्या है, दैट इज आल्सो वॉल्यूम। तो यहां से फिर हम ये भी कह सकते हैं समटाइम्स इट इज आल्सो गिवन इन लीटर्स पर सेकंड। जो आपके घरों में टैंकी लगी हुई है वो भी लीटर्स में होती है कि इसकी कैपेसिटी इतने लीटर्स है, इतने लीटर्स इसमें पानी आ सकता है, तो इट्स मीन लीटर भी क्या है, ये वॉल्यूम का यूनिट है, इसलिए हम इसको लीटर पर सेकंड में लिखते हैं। देखिए वॉल्यूम का यूनिट लीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, तो लीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां से हमने लिख दिया लीटर्स पर सेकंड, और इसको इस तरह से लिखते हैं कैपिटल L स्मॉल s सेकंड के लिए यूज करते हैं, और इसके ऊपर पावर -1 लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट है स्टेडी फ्लो। एक्चुअली लैमिनर फ्लो ही है स्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो एक ही चीज है। यहां पर आपकी बुक में स्टडी फ्लो को एक मरतबा सेपरेटली भी डिफाइन किया गया है, तो इसलिए बेहतर है कि आप स्टडी फ्लो की ये वाली डेफिनेशन भी याद कर लें। अगर स्पेसिफिकली पेपर में ये कहा जाए व्हाट इज मेंट बाय स्टडी फ्लो, तो फिर आपने ये वाली डेफिनेशन उठाकर लिख देनी है। इफ ओवरऑल फ्लो पैटर्न ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विद टाइम, कि अगर फ्लूइड फ्लो का पैटर्न चेंज नहीं होता, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहता है, जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूं लाइंस की फॉर्म में इस तरह से बहता है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। यानी अगर इस तरह से बह रहा है तो इसी तरह से रहेगा, इस तरह से बह रहा है तो इसी तरह से बहता रहेगा, यानी जो पैटर्न है उसके फ्लो का अगर इस तरह से बह रहा है तो इसी तरह से बहता रहेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। यानी अगर ओवरऑल फ्लो ऑफ फ्लूइड का पैटर्न चेंज ना हो, यानी फ्लो पैटर्न चेंज ना हो फ्लूइड का, तो हम ये कहते हैं कि ये स्टडी फ्लो है। इन स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड फॉलोज द सेम पाथ एज प्रीवियस वन। जिस तरह पहले स्ट्रीमलाइन के केस में बात कर चुके हैं कि हर पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करता है। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल पहले इस पॉइंट से होके जा चुका है, अब ये जो पार्टिकल है ये भी इस पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो करेगा, यानी जो पाथ ये वाला पार्टिकल फॉलो करेगा वही पाथ ये वाला पार्टिकल भी फॉलो करेगा, यानी जो पिछले वाला पार्टिकल है ये अगले वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करेगा। इससे हमने लिखा है ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड फॉलोज द सेम पाथ एज प्रीवियस वन। तो यहां पर टॉपिक नंबर 5.8 स्टेडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड एंड होता है। आज के लेक्चर में जो मेन कंसेप्ट थे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनमें सबसे पहला कंसेप्ट है लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा कंसेप्ट है टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो? What are the characteristics of streamline flow? What are the characteristics of turbulent flow? या फिर ये भी क्वेश्चन दे सकता है two streamlines never cross each other, why? या फिर two streamlines cannot cross each other, why? Why two streamlines cannot cross each other? यानी घुमा फिरा के वाला क्वेश्चन दे सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में वाली एग्जांपल उठा के लिख देनी है जो कि मैंने आपको लेक्चर के दरमियान में बताई थी। उसके बाद हमने रेट ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ा है। रेट ऑफ फ्लो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ज्यादा लिखना है तो उसका फार्मूला और यूनिट लिख दें, वहां तक बहुत रहेगा। उसके बाद अगर स्टडी फ्लो शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय स्टडी फ्लो,
तो फिर आपने ये वाली डेफिनेशन उठाकर लिख देनी है। फाइनली आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।